नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज का सबसे बड़ा सवाल, चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी का जेल जाना। सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून का सख्त चेहरा है या फिर राजनीति का बदला। चर्चा को और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शशांक शेखर शुक्ला जी। शशांक जी, सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में स्वागत। धन्यवाद इस चर्चा के लिए आपका। आज का सबसे बड़ा सवाल कि किन मुद्दों पे विनय शंकर तिवारी को जेल भेजा गया और पूरा मामला क्या है। देखिए, कल सुबह एक सूचना आई गोरखपुर में कि गोरखपुर में जो तिवारी हाता है उस पे ईडी की रेड पड़ी है और उसके बाद से 1 घंटे के बाद ये पता चला कि लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मुंबई, महाराजगंज जैसे 11 ठिकानों पर ईडी ने ये कार्रवाई की है, जहाँ जहाँ गंगोत्री इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर हैं विनय शंकर तिवारी, जो चिल्लूपार से पूर्व विधायक हैं, बसपा के नेता रहे, इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं जो स्वर्गीय हो गए अभी साल 1.5 साल पहले। और पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश और देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा। लोग बताते हैं कि हरिशंकर तिवारी, हम लोगों ने तो वो दौर नहीं देखा अपनी जनरेशन से, लेकिन जो लोग पुराने पत्रकार हैं वो बताते हैं और जो कहानियाँ वो बताती हैं कि एक बड़ा नाम था, एक बड़ा चेहरा था जिनके दरवाजे पे मुख्यमंत्री दरबार करते थे, कई मुख्यमंत्री दरबार करते थे, एक नहीं। तो इतने बड़े परिवार से आने वाले व्यक्ति के ऊपर ये जब कार्रवाई हुई तो खूब चर्चा चली। और ये मामला है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेज जो एक कंपनी है जिसने बैंकों से एक पैसा लिया काम के लिए और उसे उस काम में न लगाकर दूसरी कंपनियों को बांटकर तमाम प्रॉपर्टीज़ खरीदी। तो इसको लेकर ये कार्रवाई ईडी ने की है। इसके पहले भी एक बार ये कार्रवाई हुई थी और लगातार चल रहा है। और उसी कार्रवाई के बाद शाम को ये सूचना आई कि जो उसके निदेशक हैं और जो जनरल मैनेजर हैं उस कंपनी के गंगोत्री इंटरप्राइजेज के, विनय शंकर तिवारी और अनिल पांडे ऐसे ही कुछ नाम है, उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, ईडी की इस छापेमारी पर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो विपक्ष की भूमिका में हैं और ये सवाल सिर्फ राजनीतिक हैं। और राजनीतिक मतलब सिर्फ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये राजनीति के आधार पर है। सवाल ये है कि ये कार्रवाई 14 महीने में दूसरी बार हुई है। सवाल ये भी है कि जब इसके पहले कार्रवाई हुई थी तो क्या आया था हाथ, ईडी के हाथ क्या आया था। और जब तक पंडित हरिशंकर तिवारी जी जिंदा थे, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये आज के नहीं हैं, तो क्या मिला है ईडी को। तो इस तरह के तमाम, जैसे कि जो पूर्व सांसद कुशल तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि क्या ले गई ईडी, एक टुकड़ा तो नहीं पाई कागज़ का। पिछली बार भी कार्रवाई में यही कहा गया था। लेकिन सवाल राजनीतिक तो है ही, क्योंकि शुरू से माना जाता है मंदिर और हाता गोरखपुर में, तो हाता के खिलाफ मंदिर और मंदिर के खिलाफ हाता, तो उसको जोड़ के ये देखा जा रहा है। लेकिन ये चूँकि केंद्र की एजेंसी है तो इसलिए इस पर इसको बड़ा तुल देना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये आरोप है, विपक्ष की राजनीति का आरोप है। अच्छा, इस गिरफ्तारी का आधार क्या है, किन सबूतों के तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अब ये तो प्रवर्तन निदेशालय बताएगा, जिसने अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया है। इसके पहले भी जब कार्रवाई हुई थी 12-14 महीने पहले, तब भी छापे पड़े थे, कार्रवाई हुई थी, टीमें आई थी कई ठिकानों पर, तब भी छापेमारी हुई थी। लेकिन क्या आया, ये जनता के बीच नहीं आया। अब इसको आप थोड़ा सा दिल्ली से जोड़िए। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और वो जेल में रह के सत्ता चलाए। लेकिन ईडी ने उनके ऊपर कोई ये नहीं बता पाया कि ईडी के द्वारा ये नहीं बताया गया कि क्या मिला है, क्या है। तो लेकिन जेल में रहे, लंबे समय तक चले। तो वो कोर्ट में गए, कोर्ट से जमानत मिली, राहत मिली, चुनाव लड़े, उसके बाद से सत्ता भी चली गई। तो अब ये इसका आधार क्या है, ये तो ईडी नहीं बता पा रही है और न बताई है अभी तक दोनों में, और कहीं भी इस तरह का। तो इसी को लेकर ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक दबाव है। इसी की वजह से कहा भी जाता है कि ये राजनीतिक दबाव है, क्योंकि जब ईडी ये बताती नहीं है कि हमें क्या मिला, पैसा मिला, प्रॉपर्टी मिली, कागज़ मिला, पेपर मिला, क्या उसको कम से कम सार्वजनिक करना चाहिए, सामने लाना चाहिए, कोर्ट में लाना चाहिए। लंबे 14 महीने में इनके पिछले कार्रवाई के क्या कागज़ आए हैं ये तक सामने नहीं आए। तो अब उसको लेकर है, लेकिन अब ये कानून है तो कानूनी प्रक्रिया में फंसा रहेगा मामला। इसका असर क्या आगामी चुनावों पर भी देखा जाएगा, खास करके ब्राह्मण वोट बैंक पे?
नहीं, हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस कार्रवाई का असर 27 के विधानसभा चुनावों में और ख़ास करके ब्राह्मण वोटों पर पड़ना है कि नहीं है। तो ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है कि क्या अब तिवारी हाथे का कद वो रह गया है जो पंडित हरिशंकर तिवारी के समय में था। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंडित हरिशंकर तिवारी की दूसरी छवि थी। क्या उनका परिवार उस छवि को मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि इस बार विनय शंकर तिवारी चुनाव विधानसभा का हार गए। 24 में पंडित जी के जाने के बाद उनके बड़े पुत्र डुमरियागंज से लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए। तो क्या ब्राह्मणों का वो समर्थन है, ये एक बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मणों के वोटों का ध्रुवीकरण करना, एक केंद्र बनाना, और अभी तक कल की कार्यवाही के बाद जिस तरह से शांति फैली हुई है वो इसे बहुत प्रदर्शित तो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, साइलेंट वोटर भी है ब्राह्मण। हो सकता है कि कब इस मुद्दे पर आया जाए, क्योंकि राजनीति में 1 मिनट पहले माहौल बदलता है, तो अभी तो 2 साल का समय है। अच्छा, आपने कहा कि पंडित जी के जाने के बाद हरिशंकर तिवारी की मृत्यु जो है वो 2024 में हुई थी। ये 1 साल में दूसरी रेड है। इसके पहले भी जब ईडी की रेड पड़ी थी, उसके जो परिणाम आए थे वो क्या निकले थे? नहीं, वही मैंने कहा ना कि उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। क्या आया, क्या नहीं आया, क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये समझ में नहीं आया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पहली कार्रवाई में क्या मिला, कि ये दूसरी कार्रवाई हुई है, क्या ये दोनों जोड़ रही है आपस में एक दूसरे को, कि पिछली बार आपको ये मिला था तो उसके आधार पर आपने दूसरी, और इतने लंबे समय के बाद एक कार्रवाई होती है, उसके बाद से उन्हें जेल भेजा जाता है। तो ये एक अलग और बड़ा विषय है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन चूँकि इस तरह की कार्रवाई से जो एजेंसीज़ हैं, जो जांच एजेंसी हैं, वो सवालों के घेरे में हैं। लोग ये पूछते हैं भैया कर क्या रहे हो, मिल तो कुछ नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया, मनीष सिसोदिया को क्या हो गया, सौरभ भारद्वाज को क्या हो गया, संजय सिंह को क्या हो गया। तो ये सवाल बन के ही रह जाते हैं। ईडी कार्रवाई में कुछ होता नहीं है। जब चुनाव करीब आते हैं, जब कोई मुद्दा आता है, जब राजनीति को मैनेज करना होता है, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। अच्छा, पूर्वांचल में इस समय जो है एक शब्द बड़ा ही फेमस हो गया है कि जब भी तिवारी परिवार पे किसी भी तरीके की कार्रवाई की जाती है तो उसका नाम दिया जाता है हाथा बनाम मंदिर। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा डिफाइन? मैंने यही पहले भी जिक्र किया कि ये लड़ाई आज की नहीं है। ये आज चर्चा में है। जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, जब बड़े महाराज जी अवैधनाथ सांसद हुआ करते थे, तब से ये लड़ाई है। तब से ये लड़ाई है। ये लड़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से शुरू हुई है, जब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई चलती थी, वर्चस्व की लड़ाई। तो ये उस दौर की लड़ाई है, तो ये चलती रहेगी, और ये से समय समय पे जोड़ा जाएगा, हमेशा जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे एक बार में ख़त्म कर दिया जाएगा, एक बार में मिट जाएगा। तो जब भी कार्रवाई होगी, जब सत्ता में ये रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो वो ये आरोप लगाएंगे, जब वो सत्ता में है इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये आरोप लगाएंगे। तो ये आरोप सत्ता में है, होने और ना होने का है, तो ये होता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो कल कुशल जी का बयान था कि ये दबाने की कोशिश है, ये प्रजातंत्र में नैतिक कार्य नहीं है। तो उस तरह की बयानबाजियाँ तो चलती रहेंगी, इसमें कोई वो अलग नहीं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी क्या कुछ इसमें भूमिका है? नहीं, ये भाई मैं कह रहा हूँ, ये सेंट्रल एजेंसी है, ईडी सेंट्रल एजेंसी है, इसमें योगी आदित्यनाथ की कोई ऐसी भूमिका तो नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीति है तो राजनीति में जोड़ा जाएगा, चूंकि उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में है, उसी पार्टी की केंद्र में है, तो ये सवाल है। और चूंकि मैंने बताया ना कि ये लड़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से है, ये गोरखपुर की ज़मीन की राजनीति है, जिसमें ठाकुर बनाम ब्राह्मण है, और दोनों जगह दोनों जातियाँ बैठती हैं। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया ध्रुवीकरण होने की ऐसी संभावनाएं लग रही हैं? मैंने पहले ये बता दिया कि जिस हिसाब से पंडित जी का माहौल था, वो माहौल वो परिवार अब मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो अब ये बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्राह्मणों को उस हिसाब से संरक्षण, उस हिसाब से सुविधा, उस हिसाब से सम्मान हाथे से मिल रहा है कि ब्राह्मण वहाँ ध्रुवीकरण के केंद्र बिंदु में बने? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा को और विस्तृत बनाने के लिए, और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।